स्वदेश दीपक की कहानी। तमाशा। हिंदी से तर्जुमा ज़ेबा अलवी। वो अधेड़ उम्र आदमी बड़ी देर से किसी सायादार पेड़ की तलाश में है। उसका 8 साल का लड़का बड़े थके थके कदमों से बाप के पीछे चल रहा है। उसके गले में एक छोटा सा ढोल पड़ा हुआ है जिसे वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद हथेलियों से पीटता है। जब भी कोई पेड़ नजर आता है वो बड़ी तरसती हुई निगाहों से उसे देखता है। शायद बापू उसके नीचे ठहर जाए, लेकिन नहीं। पेड़ बड़ा है तो सायादार नहीं, अगर सायादार है तो छोटा है, मजमा लगाने लायक नहीं। बाप ने सर पर बड़ी सी पगड़ी बांध रखी है। उसके लटकते हुए सिरे से वो बार बार मुंह और गर्दन पोंछता है। उनके पीछे पीछे लड़कों का एक झुंड चला आ रहा है। बाप बार बार पीछा करते लड़कों को देखता है और खुश होता है। खेल तमाशा देखने वाले ये छोटे छोटे तमाशाई ही भीड़ बढ़ाने में मदद देते हैं। अभी सुबह के 10 ही बजे हैं, लेकिन सूरज, गर्मियों का सूरज, फौज के किसी हरावल दस्ते के सिपहसालार की तरह ऊपर छलांग लगाकर चढ़ाया है। सूरज चारों तरफ बड़ी देर से तीखी और गर्म किरणों की बर्छियां और किरचें बरसा रहा है। छोटे लड़के के गले में पड़ी ढोल की रस्सी पसीने से भीग गई है और उसकी गर्दन में और सीने में खारिश पैदा कर रही है। उसके गाल पिचके हुए हैं और सर के बारीक मशीन के कटे छोटे छोटे बाल खारदार झाड़ियों की तरह खड़े हैं। सूरज की बेरहम गर्मी ने उसे भून डाला है, छील डाला है। पिछले कई मिनटों से उसने ढोल पर थाप नहीं दी है। बाप किसी जंगली सूअर की तरह गर्दन को थोड़ा टेढ़ा करता है और तीखी आवाज में कहता है, ढोल तेरा बाप बजाएगा क्या? बड़ी मशीनी हरकत से लड़का दोनों हाथों से ढोल को पीटना शुरू कर देता है। सिपहसालार सूरज इस छोटे से नकारे की आवाज सुनकर थोड़ा और ऊपर उठाता है, हमला आवर की तरह। लड़के के चेहरे के बिल्कुल सामने, तेज, चमकदार और लपलपाते हुए शोलों की तरह। सामने नीम का एक बड़ा सा पेड़ है। उसके आसपास कुछ रेढ़ी वाले हैं, कुछ खोखे और चंद पक्की दुकानें। बाप के कदमों को इस तरफ बढ़ता देखकर लड़के की पतली लकड़ियों जैसी टांगें आखिरी हल्ला मारती हैं और वो छोटी सी दौड़ लगाकर बाप से आगे निकल जाता है। पेड़ के नीचे पहुंचते पहुंचते वो गले में पड़ा ढोल उतार देता है और पेड़ के तने से टेक लगाकर तेजी से फेफड़ों में हवा भरने लगता है। पीछे आता बच्चों का गौल अब उसके आसपास घेरा डालकर खड़ा है, लेकिन वो किसी तरफ भी आंख उठाकर नहीं देखता। यह तो उनकी जिंदगी में रोज ही होता है। आने वाले तमाशे के सारे मंजर और उनके कटे हुए टुकड़े लड़के के दिलो दिमाग में पहले ही से मौजूद हैं। इसलिए दूसरे लड़कों की तरह उसे इस तमाशे के लिए कोई बेताबी है और न इसमें कोई लुत्फ है। अब वो अपने होठों पर बार बार जबान फेर रहा है और किसी डरे हुए चूहे की तरह गर्दन मोड़कर इधर उधर देखता है। कहीं कोई नल या पंप दिखाई नहीं देता। बाप की तरफ देखता है। वो बड़ी सी गठरी को खोल रहा है, तमाशे का साजो सामान बाहर निकालता है। बाप से पानी के लिए कहे या न कहे, फिर वो बाप से कुछ न कहने का फैसला करता है। चूल्हे में जलती लकड़ी, बाप का उसे खींचकर बाहर निकालना और हवा में अपने बचाव के लिए उठे हुए माँ के दोनों हाथ, ये सारे के सारे ताज़ा मंजर उसके जहन पर नक्श हैं और उसे खौफजदा कर देते हैं। बाप ने पेड़ के नीचे सफ़ेद चादर बिछा दी है। लड़के की तरफ उसकी पीठ है, लेकिन उसे साफ महसूस होता है कि दो छोटी छोटी आंखें उसकी पीठ में सुराख किए डाल रही हैं। किसी जानवर की तरह आसपास के माहौल का आदी होने, किसी की मौजूदगी को महसूस करने की सलाहियत उसकी गर्दन को लड़के की तरफ मोड़ देती है। कैसे मुर्दों की तरह बैठा है। बाप मर गया है क्या? हैं? उठ, सामान चादर पर रख। उसकी तेज आवाज को सुनकर आसपास खड़े लड़के सहम कर पीछे हट जाते हैं। पानी पीना है तो उठ, जाकर पी ले, किसी रेढ़ी वाले से मांग ले। तेरा बाप कुआं खुदवा दे क्या? हरामदा बीज, माँ की तरह नखरे क्या दिखाता है? लड़का किसी मरियल कुत्ते की तरह कमर का सारा जोर टांगों पर डालता है। धीरे धीरे चलती किसी फिल्म की तरह उसका जिस्म टुकड़ों में हिलता है और वो पास खड़ी कुलचों छोलों की रेढ़ी की तरफ बढ़ जाता है। उसे याद आता है कि साल भर पहले 5 रुपए में चीते का ये सर बूढ़े मदारी से खरीदा था। बार बार हाथ लगने से
इस मुर्दा सर के बाल झड़ गए हैं, सूखे हुए जबड़ों में से तेज नुकीले दांत बाहर निकल आए हैं, आंखों की जगह नीले बिलोर हैं जो एक मरी मरी बेरहमी से उसे घूर रहे हैं। चीते का मरा हुआ मुंह खुला है। उसकी निगाह उस अंधेरी वादी की तरफ उठ जाती है और घर वाली का बीमार लेकिन गुस्से से भरा हुआ चेहरा गुर्राता है, दहाड़ता है और उसकी तरफ झपट पड़ने के लिए छलांग लगाता है। वो डर गया है। झटके के साथ मरे हुए सर को सफ़ेद चादर के नीचे रख देता है। चूल्हे में से खींची हुई जलती लंबी लकड़ी और अपने बचाव के लिए उठते घरवाली के दोनों हाथ चीते के मुंह से निकलकर उस पर हमला कर देते हैं। इस शहर में आए हुए उन्हें 3 दिन हो गए हैं। शहर से बाहर बड़ी सड़क के किनारे उसने अपना तंबू ताना। छोटा लड़का आसपास घूमकर सूखी टहनियाँ चुन लाया था। घर वाली 4 ईंटों का चूल्हा तंबू के बाहर बना लेती है। वो बैठा चिलम पीकर थकन उतारता है। घर की कुल कायनात, लोहे का बड़ा सा ट्रंक, तमाशा दिखाने का सामान और जानवरों के कटे हुए सर, ये सब कुछ उठाकर उसे पैदल चलना होता है। इसलिए तंबू तानने के बाद वो दूसरा कोई काम नहीं करता। घर के तीनों अफराद का काम बटा हुआ है। उसके लड़के और घर वाली की जिंदगी शहर शहर फेरी लगाते हुए बीती जा रही है। मुख्तलिफ शहरों में 3-4 बार तमाशा दिखाने के बाद उन्हें अगले सफ़र पर रवाना होना है, क्योंकि तमाशाई बहुत जल्द ख़त्म हो जाते हैं। पिछले कई बरसों से घंटों गला फाड़ने के बावजूद, छोटे छोटे करतब दिखाने के बाद भी तीनों आदमियों का पेट भरना दुश्वार होता जा रहा है। लोग शायद तमाशा देखने ही के लिए जेब में एक नया पैसा डालकर लाते हैं और फिर भीड़ को भी कड़े वक्त ने चालाक और ज़माना शनास बना डाला है। सांप और न्योली की लड़ाई के आखिरी मंजर के साथ तमाशा ख़त्म होना है। लोग इस मौके के आते ही धीरे धीरे खिसकना शुरू कर देते हैं। बचे हुए चंद लोग बड़ी बेदिली से चंद सिक्के फेंक कर अपनी राह लेते हैं और अगले दिन की भूख का देव उसकी गर्दन को जांघों के बीच दबोच कर बैठ जाता है। शहर शहर भूख और खाली पेट का सफ़र। भूख का ये इफरीत किसी भी शहर में दम नहीं लेने देता। किसी घुड़सवार की तरह लोहे के नोकदार जूते से मुसलसल एड़ लगाता रहता है। पहली शाम घर वाली ने लोहे का ट्रंक खोला, छोटी सी पोटली बाहर निकाली। उसे खोला तो सिर्फ पाव भर आटा निकला। 2-2 रोटियां उनके हिस्से में आईं और एक लड़के के। उसने 4 निवालों में रोटी ख़त्म कर दी। माँ को घूर कर देखा और बोला, रोटी और दे, बस ख़त्म, अपने हिस्से की तूने खा ली। नहीं, अभी भूखा हूँ और खाऊंगा, बकबक मत कर। सुना नहीं, रोटी ख़त्म है। लड़का एक झटके से उठ खड़ा हुआ। वो कोई चीज़ उठाकर माँ को मारना चाहता था, लेकिन बाप की घूरती हुई आंखें देखकर उसने इरादा बदल दिया। वो तंबू के बाहर आ गया। अनाज की खुशबू पाकर एक मरियल सा कुत्ता मुंतज़िर आंखें लिए तंबू के साथ आ बैठा। लड़का दबे पांव कुत्ते के पास से गुजरा। थोड़ी दूर जाकर उसने ईंट का एक चौकोर टुकड़ा तलाश कर लिया। हाथ हवा में लहराकर दोबारा निशाना लगाया। फिर पूरी ताकत से ईंट का टुकड़ा कुत्ते की गर्दन पर दे मारा। पी पी की आवाज़ के साथ कुत्ता उछलता हुआ वहां से भाग खड़ा हुआ। वो दूर जाकर भी तंबू की तरफ मुंह करके माहौल को बोझल करता रहा। लड़के का गुस्सा और भूख दोनों खत्म हो गए हैं। उसके तसव्वुर में इस वक्त कुत्ता नहीं, माँ है, जिसकी गर्दन पर रोटी न देने के जुर्म में ये अजाब जाता है। सुबह होने पर घर वाली ने ट्रंक के कोने से एक मैला कुचैला नोट निकालकर उसे दिया। आटा लाने को कहा। वो शहर की तरफ चल पड़ा। कैसे दिन आ गए हैं। वो छोटा था तो जमूरा बनकर अपने मदारी बाप के साथ जाया करता था तमाशा दिखाने। लोग तमाशा देखते थे और बड़ी फराख दिली के साथ सिक्के फेंकते थे। उसे आज भी याद है, सफ़ेद चादर बिखरे हुए सिक्कों से अट जाया करती थी। वापसी पर बाप उसे गुड़ की बनी रेवड़ियाँ खरीद कर दिया करता था और खुद शराब पीकर मस्ती के आलम में एक हाथ कान पर रखकर हीर गाया करता था। और अब आटे के लिए पैसे पूरे नहीं पड़ते। लड़का और रोटी मांगता है। घर वाली ताने देती है, गालियां देती है और वो उसे पीटता है। बाजार में पहुंचकर उसने देखा कि सारी की सारी दुकानें खाली पड़ी हैं। कहीं कोई गाहक दिखाई नहीं देता। खरीदने के लिए लोगों के पास कुछ बचता ही नहीं। अपने मैले कपड़ों, तेल चुपड़े बालों और फटे हाल होने की वजह से उसे हमेशा दुकानों में घुसने से डर लगता है। वो अब तक बाजार के 3 चक्कर काट चुका है। किसी से आटे की दुकान का पता पूछते हुए डर रहा है।
आखिर हिम्मत करके एक रिक्शा वाले के पास ठहरता है। आटा कहाँ मिलेगा? क्या कहा? आटा? जा भाई, अपना रास्ता पकड़। क्यों सवेरे सवेरे मखौल करता है? उसे बड़ी हैरानी हो रही थी। आटा खरीदने की बात को यह आदमी मखौल क्यों कह रहा है? लोगों को क्या होता जा रहा है? रिक्शा वाला बुझी हुई बीड़ी को फिर से जलाता है। उसके चेहरे पर छाई परेशानी और बदहवासी को देखता है और दांतों से बीड़ी का एक सिरा काट कर कहता है, इस शहर में आटा नहीं मिलता। अब वो मुंह खोलकर रिक्शा वाले की तरफ देख रहा है। सोच रहा है, क्या ज़माना आ गया है। गरीब भी गरीब का मजाक उड़ाने लग गया है। वो हार मान गया, सर झुकाए खड़ा हो रहा। रिक्शा वाला झटके से बीड़ी सड़क के बीच फेंक कर कहता है, भाई मैं सच कह रहा हूँ, अब तुम्हें किसी भी दुकान पर आटा नहीं मिल सकता। आटा बेचने और गेहूं खरीदने का काम अब सरकार के हाथों में है। हाँ, अगली गली के अंदर मुड़ जाओ, सरकारी राशन की दुकान है, किस्मत होगी तो मिल जाएगा। वो उसे कोई जवाब दिए बगैर गली के अंदर मुड़ जाता है। दुकान सामने ही है, लेकिन बहुत लंबी लाइन है। वो भी उसमें लग जाता है। लोगों के चेहरों पर इतनी गर्मी में इंतजार करने पर भी कहीं गुस्सा या बेचैनी नहीं। सब्र और इत्मीनान तो गरीब लोगों का गुण है ही। लगभग 2 घंटे बाद वो दुकान की दहलीज पर पांव रख पाता है। दुकानदार उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है, कार्ड? वो चौंक पड़ता है, खौफजदा होकर इधर उधर देखता है, फिर रुपए का नोट निकालकर आगे बढ़ाता है। ओए पहले कार्ड दे। कार्ड? कार्ड मेरे पास नहीं। दुकानदार पहले ही से झुंझलाया बैठा है। तीखी आवाज में कहता है, चल हट, निकल कर बाहर। सरकारी दुकान है, सरकारी। आ जाते हैं मुंह उठाए। परे हट, औरों को आने दे, यहाँ आटा वाटा नहीं है। उसके पीछे लाइन में लगे लोग बेचैन हो रहे हैं। वो नज़र घुमाकर चारों तरफ मदद के लिए देखता है, लेकिन उसकी नज़र पड़ते ही लोग दूसरी तरफ मुंह फेर लेते हैं, जैसे उन्हें पता हो कि वो सब कोई पाप कर रहे हैं। और तब उसे अपनी घरवाली और लड़के के खाली पेट का ध्यान आया। उम्मीद टूट जाए तो खौफ भी जाता रहता है। वो वैसे भी गुस्सैली तबीयत का आदमी है। अब वो सूरज की तेज़ गर्मी, 2 घंटे के इंतज़ार, सरकारी राशन की दुकान, इन सब से बदला लेने पर उतर आया है। तमाशा करने में लगातार बोलने की वजह से वैसे भी उसकी आवाज़ ऊंची है। वो हाथ झटक कर कहता है, नहीं देगा? कैसे नहीं देगा? तेरे बाप की दुकान है क्या? साले सरकारी दुकान है। सरकार किसकी है? तेरे पीओदी? 1 रुपए का आटा तोल दे, नहीं तो तू अस्पताल पहुंचेगा और मैं जेल। दुकानदार सुकड़कर पीछे हो गया है। लोग अब उसकी मदद को बढ़ाए हैं, किसी हमदर्दी की वजह से नहीं, इस डर से कि कहीं झगड़ा बढ़ गया, दुकान बंद हो गई तो उन्हें आज राशन नहीं मिलेगा। मिली जुली आवाज़ें आईं, अरे भाई थोड़ा सा आटा दे दो, अनपढ़ गंवार है, इसे कार्ड का क्या पता, लगता है कई दिनों का भूखा है, गरीब को खाने को ना मिले तो तंग आकर दंगा कर देगा, जी हाँ खून खराबा करेगा। दुकानदार ने रुपया लेकर उसे थोड़ा सा आटा दे दिया। वो दोपहर बाद घर पहुंचा। घरवाली ने रोटियां बनाई। तीनों ने चुपचाप खा ली। अगले दिन की भूख का देव पीछे की तरफ से छलांग कर फिर उसकी गर्दन पर सवार हो गया। सुबह उठकर उसने मजमा लगाने का सारा सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लड़का चुप लेटा बाप को काम करते देख रहा है। कभी कभी वो ठंडे चूल्हे की तरफ भी देख लेता है। माँ उसकी निगाहों का मतलब समझ जाती है। ट्रंक के कोने से 2 कागज की पुड़ियाँ निकालती है। एक में चीनी है और दूसरी में थोड़ी सी चाय की पत्ती। वो चूल्हा जलाकर बगैर चीनी की चाय बनाती है और पीतल के गिलासों में डालकर बाप बेटे के सामने रख देती है। बाप गिलास उठाकर घूंट भरना शुरू कर देता है। बेटा गिलास की तरफ हाथ तक नहीं बढ़ाता। अब क्या मंतर पड़ रहा है? चाय पी, काम पर चलना है। नहीं जाना है, मैं रोटी खानी है। तू सीधी तरह उठता है कि करूं छतरौल? नहीं जाता, नहीं जाता। और लड़के ने हाथ मारकर चाय नीचे गिरा दी। उसने हाथ बढ़ाकर लड़के के गले में फंदा फंसा दिया और दूसरे हाथ से उसे बेतहाशा पीटना शुरू कर दिया। घरवाली ने झपट कर उसे धक्का दिया और लड़के को अपनी पीठ के पीछे कर लिया। खाने को रोटी नहीं ला सकता और ऊपर से कसाईयों की तरह लड़के को पीट रहा है। इतना ही शेर है तो डाल कहीं डाका, काट ले किसी की गर्दन, दे दे हम दोनों को जहर। मैं कहता हूं परे हट जा, मैं इस हराम के बीच की सारी अकड़ निकाल दूंगा। देखूं कैसे नहीं जाता काम पर। नहीं हटती, नहीं हटती, कर ले जो करना है। और फिर हौले हौले चीते के सर से जैसे सुबह का मंजर उभर आया। जलता चूल्हा, जलती हुई लकड़ी को खींचता हुआ उसका हाथ हवा में लहराया।
घर वाली ने दोनों हाथ बचाव के लिए ऊपर उठा दिए। हाथों के घेरे को तोड़कर घर वाली के बाएं गाल पर लकड़ी का वार, लंबी चीख, लड़के का चुपचाप काम के लिए साथ निकल पड़ना, नीम का पेड़, आसपास जमा होती भीड़ और गुर्राता हुआ मुर्दा भेड़िए का सर। अब तक 50-60 आदमी घेरा डालकर खड़े हो चुके हैं। उसने जमीन में एक लंबी सी कील गाड़कर टोकरी में से न्योला निकालकर रस्सी से कील के साथ बांध दिया। न्योला छोटे से दायरे में घूमता है, ठहर कर सब तरफ टुकुर टुकुर देखता है। आगे बैठे लड़कों में से कोई शी की आवाज करता है और न्योला फिर छोटे से दायरे में बेतहाशा घूमना शुरू कर देता है। लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि दूसरी छोटी टोकरी में सांप बंद है। उनके चेहरों पर खूंखार खुशी की झलक दौड़ जाती है, तो सांप न्योले की लड़ाई देखने को मिलेगी। लेकिन तमाशा शुरू होने से पहले एक सिपाही भीड़ को चीरता हुआ उसके सामने आ खड़ा होता है। चल उठा यहाँ से अपना टीन डब्बा, साले बाप की सड़क समझ रखी है क्या? सारा ट्रैफिक रोक रखा है। भीड़ से तरह तरह की आवाजें आती हैं। अजी गरीब आदमी है, छोड़ दो, बेचारे को रोटी के लिए पैसा कमा लेने दो। पुलिस वाले का मजमा लगाने से रोकना उसके लिए कोई नई बात नहीं। वो भीड़ के शोर शराबे के बीच 1 रुपए में सिपाही से सौदा पटा लेता है। सिपाही सबसे आगे वीआईपी की जगह हासिल करके खड़ा हो जाता है। वो अपनी जेब से मैला ताश निकालकर पत्ता छुपाने और बताने का खेल शुरू करता है, लेकिन लोग इस खेल को देखने में किसी दिलचस्पी और शौक का मुजाहरा नहीं करते। एक मोटी आवाज उछलती है, उस्ताद छोड़ ये चालाकियां, तेरे से अच्छा ताश का खेल मैं दिखा सकता हूँ। कोई नया जोश पैदा कर, नया। उसका लड़का कभी ढोल पीट कर, कभी सर के बल जमीन पर खड़ा होकर लंबी लंबी छलांगे लगाते हुए भीड़ के लिए ज्यादा तफरीह का सामान पैदा कर रहा है। वो जानता है कि भीड़ के लिए इन पुराने खेलों में अब कोई कशिश नहीं है। सब लोग थोड़ा सा खून बहता देखना चाहते हैं। एक कीकी करती बांसुरी नुमा आवाज गूंजती है, उस्ताद लड़ाई दिखा दे, देख आग बरस रही है, छोटे छोटे चोंचले छोड़। वो सांप वाली टोकरी पर से ढक्कन उठाता है। सांप फिर भी हिलता नहीं। वो लंबी सी छड़ी का टहोका मारकर सांप को हिलाता है। सांप धीरे धीरे रेंग कर टोकरी से बाहर आ गया है। वो आवाज लगाता है, माई बाप, अब मैं आप लोगों को सांप न्योले की लड़ाई दिखाता हूँ। माई बाप, भूख सब कुछ करना सिखा देती है। माई बाप, देखना दोनों कैसे एक दूसरे को निगलेंगे। माई बाप, बोलो एक बार सब मिलकर, जय शंकर की। भीड़ ने एक आवाज में जवाब दिया, जय शंकर की। सांप न्योले के पास जाने से घबरा रहा है। न्योला उछल उछल कर रस्सी तुड़ाने की कोशिश कर रहा है। आवाज उभरती है, साला डरता है। अजी जान किसको प्यारी नहीं होती। अरे भाई, सांप को जरा आगे खिसकाओ ना। वो छड़ी से सांप को और आगे करता है। उस वक्त उसे बड़ी फुर्ती से काम लेना है। न्योले का मुंह सांप पर पड़ते ही उन दोनों को अलग कर देना है, वरना न्योला सांप को मार डालेगा और नया सांप खरीदने के पैसे उसके पास नहीं है। न्योले ने छोटा सा मुंह खोलकर सांप की दुम में दांत गड़ो दिए हैं। सांप तड़प रहा है। वो न्योले की पीठ पर छड़ी मारकर दोनों को अलग कर देता है। भीड़ गुस्से में शोर मचाती है, ये चालाकी है, अभी इनकी लड़ाई शुरू नहीं हुई। सांप को फिर से न्योले के पास छोड़ो, हमारा पैसा कोई हराम का नहीं। उस्ताद, पूरी लड़ाई होने दो, मैं 1 रुपया दूंगा। उसने हवा में ऊंचा उठा हाथ और हाथ में पकड़ा नोट देख लिया है। वो भीड़ के मूड को समझ रहा है। ये लोग पैसा इतनी आसानी से देने वाले नहीं। उसने सांप को न्योले के पास पटक दिया। इस बार न्योले ने पहले ही झटके में सांप का मुंह पकड़ लिया है। खून की छोटी छोटी बूंदें सांप के जिस्म पर चमक उठी हैं। सांप तड़प रहा है। न्योला लगातार एक दायरे में दौड़ रहा है। वो सांप को छुड़ाने के लिए न्योले के पीछे भाग रहा है। भीड़ जोश में आ गई है। मजा आ गया। न्योला साला गजब का है, देखो कैसे सांप की गर्दन पकड़ रखी है। उस्ताद छुड़ा दो, नहीं तो सांप गया तुम्हारा। उसने हाथ ऊपर उठाया, न्योले की गर्दन पर छड़ी मारी, लेकिन उन्हीं लम्हों में न्योला थोड़ा आगे निकल चुका है। छड़ी जोर से न्योले की कमर पर पड़ी है। चटाक की आवाज के साथ उसकी कमर टूट गई है। न्योला 3-4 बार तड़पा और फिर हिलना बंद हो गया। मरने के बाद उसके दांत और जोर से सांप की गर्दन पर कस गए हैं। अब सांप ने भी तड़पना बंद कर दिया है। जो हाथ 1 रुपए के नोट के साथ हवा में हिल रहा था, अब भीड़ से गायब हो चुका है। वो हाथ पर हाथ रखकर नीचे बैठ गया है। भीड़ ने थोड़े से सिक्के चादर पर फेंक दिए हैं। उसकी निगाह सिपाही पर पड़ती है। सिपाही की आंखें चादर पर पड़ी रेजगारी को गिनकर
1 रुपए के नोट में बदल रही हैं। वो अंदाज़ा लगा लेता है उसके हिस्से में सिपाही को पैसे देने के बाद रात का आटा शायद ही पड़े। खबरदार, कोई माँ का लाल अपनी जगह से न हिले। माँ काली की कसम है, अभी असली खेल बाकी है। वो अपनी कमर में खूंसा हुआ चाकू बाहर निकाल लेता है। सूरज की रोशनी में 4 इंच लंबा लोहा चमक उठता है। वो अपनी कमीज उतार देता है, दोनों हाथों से पेट को पीटना शुरू कर देता है। उसका पेट किसी खाली गड्ढे की तरह गुड़गुड़ की आवाज़ के साथ बज रहा है। माई बाप, पेट का सवाल है। अब मैं अपने लड़के, अपने जिगर के टुकड़े के पेट में चाकू घोंप दूंगा। माई बाप, कोई अपनी जगह से मत हिलना। माई बाप, मेरे लड़के की जिंदगी का सवाल है। आप हिले तो वो मर जाएगा। मैं मंत्र से माँ काली को साबित करूंगा। आप देखेंगे लड़के के पेट से खून के फव्वारे निकलेंगे, लेकिन काली की कृपा से वो मरेगा नहीं। कोई ना हिले, नहीं तो मेरे लड़के का खून उसकी गर्दन पे होगा। अब भीड़ डर गई है। वो जय माता की करता हुआ गोल दायरे में दौड़ रहा है। लड़का कहाँ गया, लड़का कहाँ गया? अब भीड़ ध्यान देती है कि उसका लड़का वहां से खिसक गया है, लेकिन वो जानता है कि लड़का उस वक्त एक छोटी सी नलकी में लाल पानी भर रहा है। फिर वो उस लाल पानी से भरे हुए गुब्बारे को पेट के साथ बांध लेगा। वो चाकू का तिरछा वार करेगा। चाकू लाल पानी से भरे गुब्बारे में खुप जाएगा। लोग लाल पानी को खून समझ लेंगे। लड़का हमेशा इस मौके पर गायब हो जाता है। भीड़ के तनाव और खौफ को टूटने की हद तक बढ़ा देता है। लड़का भीड़ में से रास्ता बनाकर दायरे के अंदर आ गया है। वो लाल रंग की कुल्फी चूस रहा है। चादर से कुछ पैसे चुपके से उठाकर कुल्फी खरीद लाया है। लड़का बाप के हाथ में चमकता चाकू देखकर भाग खड़ा होता है। बाप उसकी तरफ झपटता है। लड़का चीखता है। बाप खुश हो रहा है। आज लड़का पूरे दिल के साथ खेल में हिस्सा ले रहा है। खूब पैसे आएंगे। उसकी आंखों में खून उतर आया है। लड़का अब भी चीख रहा है, भाग रहा है। जय काली माता की। माई बाप, जान किसको प्यारी नहीं होती। माई बाप, पेट का सवाल है, पापी पेट का, वरना कौन बाप अपने बेटे को चाकू से फाड़ेगा। अब वो दोनों हाथों से अपने पेट को पीटता हुआ लड़के के पीछे भाग रहा है। चादर पर पैसे गिरना शुरू हो जाते हैं। आवाजें आती हैं, डरी हुई और दहशत ज़दा सी। अरे छोड़ दो, मत मारो, देखो बेचारा कैसे चीख रहा है। लेकिन पैसे गिरते देखकर जोश और बढ़ गया है। खेल शुरू होने से पहले लोग पैसे फेंक रहे हैं। खत्म होने पर कम से कम 10 रुपए तो मिलेंगे। अब उसने एक लंबी छलांग लगाकर लड़के को गर्दन से पकड़ लिया, धक्का देकर उसे जमीन पर गिरा दिया है। वो लड़के को घुटनों से दबाकर उस पर सवार हो गया है। लड़का किसी ज़िबा होते हुए बकरे की तरह बैं बैं कर रहा है, तड़प रहा है। उसके हाथों से कुल्फी छूटकर दूर जा गिरी है। वो चीख मारता है, बापू मत मार, बापू छोड़ दे। उसका हाथ हवा में ऊपर उठता है। चाकू सूरज की रोशनी में चमकता है और तिरछा होकर लड़के के पेट की तरफ बिल्कुल पसलियों के नीचे जिगर वाली जगह में घुस जाता है। पहले लाल रंग की कुछ बूंदें चाकू लगने से फटी हुई कमीज पर उभरती हैं। फिर ये बूंदें एक पतली धार में बदल जाती हैं। लड़का छटपटा रहा है। सफ़ेद चादर पर सिक्के गिर रहे हैं। अब पतली धार एक छोटे से फव्वारे की तरह बाहर उछलती है। वो चाकू बाहर खींचता है। जोर क्यों लग रहा है? रबड़ के गुब्बारे से तो चाकू बगैर जोर लगाए बाहर निकल आता है। लड़के के जिस्म से जोर जोर की चीखें उभर रही हैं। बापू मर गया। वो लड़के की कमीज उठाकर देखता है, लेकिन वो रबड़ का गुब्बारा बंधा हुआ नहीं है। लड़का कुल्फी खाने भीड़ से बाहर गया था। वो लाल पानी से भरा गुब्बारा पेट पर बांधना भूल गया है। वो उछलकर लड़के की छाती पर से उतर आया है। लड़के का जिस्म किसी गर्दन कटे जानवर की तरह जमीन पर उछल रहा है। माई बाप, पेट का सवाल है, पापी पेट का, मैंने लड़के का खून कर दिया है। भीड़ ने लड़के के पेट के घाव से निकलते असली खून को देख लिया है। लोग इतनी तेजी से वहां से भाग रहे हैं। पुलिस का सिपाही सबसे पहले वहां से गायब हुआ है। लड़के का जिस्म तड़प कर उछल रहा है। अब वो चीते की मुर्दा खोपड़ी से टकरा गया है। खोपड़ी ईंट पर से नीचे जमीन पर गिर गई है। चीते के लंबे नुकीले दांत खून से सन गए हैं। सूरज खून देखकर जल्दी से नीम के पीछे दुबक गया है। चीते का मरा हुआ सर मुंह खोले जमीन पर पड़ा है। अब लड़के का जिस्म रह रहकर तड़प रहा है। फिर एक लंबी चीख के साथ वो हिलना बंद कर देता है। खून का छोटा सा सुस्त सा दरिया धरती पर धीरे धीरे फैल रहा है। वो मरे हुए चीते की खोपड़ी के मुंह में झांकता है। उसकी घरवाली अपने बचाव के लिए दोनों हाथ ऊपर किए खड़ी है।
اس کے ہاتھوں میں چولہے سے باہر کھینچی ہوئی جلتی لکڑی ہے اور اسی کے ساتھ دوسرا منظر جڑ جاتا ہے۔ چمکدار چاقو ہوا میں اٹھائے اس کا ہاتھ، لڑکے کے جگر میں گھستا چاقو، ایک لمبی چیخ اور آس پاس دھیرے دھیرے پھیلتا جاتا خون کا دریا۔